ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को राम राम। क्या हाल चाल भाई सब लोगों के? ठीक है, बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी है। और आपको एक बात पता है कि जब हम ऊष्मा गतिकी की बात लेकर चलेंगे तो उस ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत हमने कुछ बातें पढ़ रखी हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वो बातें हैं। ऊष्मा गतिकी यानी जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा पार्ट और पढ़ेंगे जो हीट, ये जो चैप्टर था जिसको हम ऊष्मा कह रहे थे, उसके दो चीजें बची रह गई हैं, उनको पहले कंप्लीट करेंगे ताकि एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम चीजों पर चलें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा मेरी बात कि क्या है। हेलो हर्षित, हेलो हर्षित, हेलो बेटा मोहित शंकला, हेलो बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो कल अब एक छोटा सा पोर्शन रह गया था बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवोस्ट थ्योरी। आइए चलते हैं प्रिवोस्ट थ्योरी पर। इसको हम कहते हैं प्रिवोस्ट थ्योरी। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको प्रिवोस्ट प्रमेय कहते हैं। प्रिवोस्ट प्रमेय, प्रिवोस्ट प्रमेय कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिवोस्ट थ्योरी कहते हैं। ये प्रिवोस्ट थ्योरी क्या कहती है? आपके पेपर में इस पर एक बार सवाल आ चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है और चीजों को पढ़कर जाना बहुत आवश्यक भी है। तो आप ये समझ के चलिएगा, इस थ्योरी को आप अच्छे से समझिएगा। ये थ्योरी है क्या? ये है तो बहुत आसान, बट फिर भी समझ के चलिएगा, ठीक है। पहला लाइन, ऑल बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स emit heat, emit heat, emit heat and absorbed heat, absorb heat at the same time, at the same time, at the same time। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन एवं उत्सर्जन एवं अवशोषण, एवं अवशोषण एक ही समय पर करती हैं, 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 एक ही समय पर करती हैं। एक ही समय पर क्या करती है? उत्सर्जन करती है। हेलो राजनंदिनी, हेलो बेटा हर्षित, सभी को नमस्ते बेटा, है ना। हेलो राकेश, हेलो बेटा साहू। तो ये समझिएगा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं वो ऊष्मा का अवशोषण भी कर रही है और उत्सर्जन भी कर रही है। जैसे इस पेन की बात लेकर चलो तो ये पेन ऊष्मा का अवशोषण भी कर रहा है, यानी हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और एमिशन भी कर रहा है। दोनों एक ही टाइम पर होते हैं बेटा। एब्जॉर्प्शन और एमिशन यानी अवशोषण और उत्सर्जन एक ही टाइम पर होते हैं। लोगों को लगता है नहीं सर पहले एब्जॉर्ब करेगी फिर निकलेगी। अरे भैया, दोनों एक ही टाइम पर होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक ही समय पर होते हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, दोनों हमेशा क्या होते हैं? एक ही समय पर होते हैं। तो सभी वस्तुएं ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण एक ही समय पर करती हैं। तो एक ही समय पर करती हैं, पहली बात। तो ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन दोनों एक ही समय पर होता है, ठीक है जी। आपने कहा सर जी अगर एक ही समय पर हो रहा है यानी ऊष्मा आ भी रही है जा भी रही है, यानी हीट आ भी रही है और हीट जा भी रही है, तो जब हीट आ भी रही है तो जा भी रही है, तो भाई वस्तु गर्म क्यों होगी? कोई बॉडी गर्म क्यों होगी? हीट क्यों होगी? जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो बॉडी के टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा ये मैंने कब कहा कि दोनों बराबर होंगे? आपको क्या ज्यादा सुनाई पड़ रहा है क्या बेटे? ये मैंने कब कहा कि दोनों बराबर होंगे? मैंने आपसे कहा कि भैया जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन होते दोनों एक ही टाइम पर है, लेकिन दोनों की रेट, दोनों की दर अलग अलग होती है। लेकिन अवशोषण और उत्सर्जन यानी एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों के दोनों एक ही टाइम पर होते हैं। कहने का मतलब समझिए, रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन अगर ज्यादा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन से यानी उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर अगर ज्यादा होगी अवशोषण की दर से, यानी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी और कम ऊष्मा आएगी, यानी ज्यादा हीट का एमिशन होगा और कम हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर एब्जॉर्प्शन कम हुआ,
एमिशन ज्यादा हुआ, ज्यादा हीट निकल गई, कम हीट आई, तो इसका मतलब बॉडी क्या होगी, वस्तु क्या होगी, बॉडी बिकम्स कूलर, यानी वस्तु क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, बॉडी बिकम्स कूलर, यानी वस्तु ठंडी होती जाएगी। तो वस्तु ठंडी क्यों होती है, वस्तु ठंडी होती जाएगी, तो वस्तु ठंडी इसलिए होती है क्योंकि हीट ज्यादा निकलती है और आती कम है, पर होते दोनों हैं। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात लेकर चलूं, अगर ऐसा हो जाए, अगर अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए ऊष्मा का और एमिशन कम हो जाए, ज्यादा हीट आए और कम हीट जाए, यानी रेट ऑफ एमिशन की बात लेकर चलूं, तो अगर ये कम हो जाए तो क्या होगा, यानी अवशोषण की दर ज्यादा हो जाए, अवशोषण की दर ज्यादा हो जाए, अवशोषण की दर ज्यादा हो जाए उत्सर्जन की दर से, उत्सर्जन की दर से अगर ज्यादा हो जाए, तो मेरे भाई ऐसे में क्या होगा, वस्तु क्या होगी, बॉडी बिकम्स हॉटर, बॉडी बिकम्स हॉटर, यानी वस्तु गर्म होती जाएगी, वस्तु गर्म होती जाएगी, गर्म होती जाएगी, तो वस्तु गर्म होती जाएगी। कहने का मतलब है कि बॉडी क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी। हाँ जी शिवांगी प्रजापति, नहीं बेटा कोई लेट नहीं हो, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, यहीं से स्टार्टिंग की जा रही है, ठीक है जी। वैसे क्लास का टाइमिंग शायद आज 8 बजे लगा हुआ था, लेकिन मुझे टाइमिंग का थोड़ा सा पता नहीं था, तो इस कारण से 8:15 से कर दी क्लास, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हुआ रेट ऑफ एमिशन मेरे भाई। अब चौथा पॉइंट और लिखना चाहूं तो यहीं लिख देता हूं, अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण की दर और उत्सर्जन की दर दोनों बराबर हो जाएं, एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एमिशन के बराबर हो जाए, यानी अवशोषण की दर और उत्सर्जन की दर बराबर हो जाए, तो क्या होगा, जितनी ऊष्मा आए, अवशोषण की दर और उत्सर्जन की दर बराबर हो जाए तो क्या होगा, उत्सर्जन की दर बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो मेरे भाई तो वस्तु क्या रहेगी, बॉडी टेम्परेचर रिमेन सेम, वस्तु का तापमान वही रहेगा, बॉडी का ताप वही रहेगा, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वस्तु का ताप वही रहेगा, वस्तु का ताप वही रहेगा, ताप वही रहेगा। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले पेपर में बनेगा वही रहेगा। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए दोनों की रेट बराबर है तो वस्तु ठंडी होगी कि गर्म होगी। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये बन सकता है, आपसे पूछ लेगा बताओ दोनों वस्तुएं मतलब कोई भी बॉडी हीट का एब्जॉर्बर और एमिशन दोनों एक ही टाइम पर करती है, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ का नियम बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, स्टीफन का लॉ बोलते हैं, स्टीफन का नियम बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोवोस्ट प्रमेय, यानी प्रोवोस्ट थ्योरी कहकर चलती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु यानी every body in this universe absorbed and emit heat at the same time, दोनों के दोनों हमेशा एक ही समय पर होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है बेटा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे, ये बात बिल्कुल सही है। तो सरल सी बात समझ के चलिएगा कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही समय पर होते हैं, ऑल एग्जिस्ट ऑन सेम टाइम। बोलिए किसी को दिक्कत हो, कोई बात, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बुरा लग गया मेरी बात का तो मुझे बता सकते हैं। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होकर चलेंगे, बराबर होकर चलेंगे। हाँ जी, हेलो प्रिंस यादव, हेलो मयंक सिंह राजपूत, हेलो बेटा, हेलो तनु वर्मा, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद। जीते रहो बेटा मयंक, खुश रहो, आबाद रहो, चांद पर प्लॉट खरीदो, अमेरिका के राष्ट्रपति बनो। चलिए भैया जी अगली बात की बात करते हैं। तो ये तो था प्रोवोस्ट थ्योरी, और इस ऊष्मा का एक आखिरी टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हमने आपसे कल भी कहा था कि ये हमें और डिस्कस करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको न्यूटन की शीतलन की दर कहते हैं, शीतलन का नियम कहते हैं। मतलब ये बताती है कि कोई वस्तु कितना तेजी से गर्म होगी या कितना तेजी से ठंडी होगी। ये पहले तो वैसे पेपर में पूछा गया है, लेकिन कोविड के बाद में आने की संभावना वैसे कम रहती है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल पोर्शन है इसलिए आ सकता है। मैं चाहता जरूर कि आप कुछ पोर्शंस को देखते चलें, इसमें से ये टॉपिक जरूर देखकर चलें। न्यूटन का शीतलक के नियम पर आप थ्योरी के क्वेश्चन तो जरूर करके चलें, हालांकि एक आध न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थ्योरी पे अच्छे से कमांड जरूर रखें इस वाले टॉपिक की जो मैं कराने जा रहा हूं। ये टॉपिक न्यूमेरिकल वाइज मतलब वैसे थ्योरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले भी 2-3 बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, जो मुझे लगता है कि इस साल भी हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए।
दूसरी बात, ये न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं कि कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडी होगी। बेटा मैं चाय लेकर आ गया और बेटा मैंने चाय रख के छोड़ दी और मैं इस चाय के ठंडे होने का इंतजार कर रहा हूं कितनी देर में ठंडी होगी। आपको क्या लगता है चाय कितनी देर में ठंडी होगी? मान लो इसका टेम्परेचर, इसका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितनी देर में इसका तापमान 60 होगा, कितनी देर में इसका तापमान 40 होगा? क्या बता सकते हो? बेटा न्यूटन बता सकते हैं, इसीलिए तो न्यूटन, भाई साहब न्यूटन को पढ़ रहे हो आप। न्यूटन ये बता के चले जाएंगे कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ मेरे भाई, इसीलिए तो न्यूटन के नाम को आदमी को पढ़ रहे हो भाई। न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन कहता है कि कोई चीज कितनी तेजी से ठंडी होगी ये निर्भर करती है किसी बात पर, यानी कोई चीज कितना तेजी से ठंडी होगी ये किसी बात पर डिपेंड करती है। और वो बात क्या है? सुनिएगा मेरी बात, वो क्या बात क्या है? ये कहता है रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स कहने का मतलब यह हुआ शीतलन की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर पर निर्भर करती है, तापांतर पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? तापांतर पर क्या करती है बच्चों? निर्भर करके चलती है। तो ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। समझाता हूं कैसे। ये कहते हैं कि कोई वस्तु कितना तेजी से ठंडी होगी ये डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी का तापमान यानी वस्तु का तापमान और सराउंडिंग के तापमान में कितना अंतर है। T माइनस टी जीरो, मैं लिखवाता हूं इसको, ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा लिखने के लिए, थीटा माइनस थीटा जीरो। थीटा इसलिए लिखता हूं क्योंकि टी का मतलब ज्यादातर हम तापमान वो समय समझ लेते हैं, कभी कभी टाइम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कारण से। क्या हुआ? मयंक सिंह राज सर, कल से सैटरडे संडे मंडे को क्लास नहीं होगी, उनका ऑपरेशन होने को है। आप 9 AM से प्रैक्टिस या एक्स्ट्रा क्लास लगा देना, ठीक है सर। अमेरिका क्यों बने? इंडिया के बनेंगे और अमेरिका कुछ लेंगे। अच्छा क्या बोल रहे हैं आयुष? तो अमेरिका क्यों बने, हम इंडिया बनेंगे और अमेरिका को कुछ लेंगे। हाँ सही बात है बेटे, है ना। आजकल रील भी बड़ी फेमस है ना। ये अमेरिका कहता था क्या है तू, मतलब अब हम कहते हैं क्या है तू वे, ऐसा कुछ करके, है ना। सही है बेटे। चलिए जी, अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसके मान कितना निकला, तो भाई इन दोनों पे डिपेंड करता है। मैं समझाता हूं, 1 मिनट का टाइम देना, मैं आपके दिल में उतार दूंगा ये बात को, मेरी सुनते जाना। बेटा मान लो कि कोई वस्तु 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और कोई वस्तु 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मुझे बताना 80 डिग्री सेंटीग्रेड और वातावरण का टेम्परेचर, एनवायरमेंट टेम्परेचर 30 मान लेते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 80, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना है? 30 है। 80 माइनस 30 का मान कितना निकलेगा? 50। यानी ये समझिएगा इन दोनों का जितना ज्यादा अंतर होगा, इन दोनों का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? वस्तु तेजी से ठंडी होगी। जब चाय गर्म होती है तो 80 से 70 तुरंत ठंडी होती है, 70 से 60 अंतर। अब 70 हो गया तो 70 माइनस 30 कितना बचेगा? 40। तो धीरे हो जाएगी ठंडा होने। 60 से 50 होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, 50 से 40 होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, 40 से 30 तो सालों निकाल देगी चाय ठंडा होने में। कहने का मतलब है कि मेरे भाई जब वस्तु गर्म होती है तो बहुत तेजी से ठंडी होती है, और जैसे जैसे ये ठंडी की तरफ बढ़ती जाती है इसकी रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडे होने की दर बढ़ती हुई चली जाती है। आपके पेपर में क्या प्रश्न आया था मैं आपको वो भी बता देता हूं, सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए T1 टाइम लगा और कितना लगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे कितना टाइम लगा? T2 टाइम लगा। यहां पे कितना टाइम लगा? T2 टाइम लगा। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक बात का बता दूं बेटा, यहां पर T1 का जो मान होगा वो हमेशा T2 से कम होगा। ये बात समझ लीजिए। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी, जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाएगी, जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, वैसे वैसे दर कम होती जाएगी, वैसे वैसे रेट कम होती जाएगी। रेट ऑफ कूलिंग या रेट बोल दीजिए, रेट
रेट यानी दर जो है वो धीरे होती जाएगी, दर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। मेरे भाई 70 से 60 में जितना समय लगेगा 60 से 50 में और ज्यादा समय लगेगा, 50 से 40 में और ज्यादा समय लगेगा, 40 से 3 में सालों लग जाएंगे। कहने का मतलब है जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ प्रांशु मिश्रा, सर एसएससी के लिए आप नहीं गए क्या बेटा? सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सब अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं, जो भी जहां पर भी है ना। आप लोग की जब हक की लड़ाई थी तो हम लोग बैठे होते मार खाने के लिए, बस आप ही लोग नहीं बैठते हो, बाकी सब बैठते हैं। नीतू मैम, राकेश सर, रोज सभी लोग बैठे हुए हैं। चलिए, dq बाई dt मतलब ठंडे होने की दर, dq बाई dt का मतलब हुआ ठंडे होने की दर। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को ठंडा होने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसको निकाल भी सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा थीटा माइनस थीटा जीरो अपॉन में t बराबर में माइनस का k इंटू में थीटा प्लस थीटा जीरो डिवाइडेड बाय थीटा प्लस, ऐसे लिख लो, थीटा माइनस थीटा में थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन में t बराबर में माइनस का k इंटू में थीटा वन प्लस थीटा टू। क्या लिख रहा हूं यार, आग में क्या चल रहा है। चलिए, टी बराबर में होगा माइनस का के इंटू में होगा थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाय टू माइनस में क्या होगा थीटा, और ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, इससे आप निकाल सकते हैं। थीटा वन क्या है, पहले का टेम्परेचर, पहले का, ये क्या है, बाद का, ठंडा होने की बात कर रहे हैं, बाद का, ये क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है ही, थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता गुणांक कहते हैं जिसको। थीटा वन आपको पता ही है, थीटा क्या है, वातावरण का ताप यानी एनवायरमेंटल टेम्परेचर। और एनवायरमेंट टेम्परेचर की बात करें, आपके पेपर में अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो आप इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिएगा, और इस तरीके से ये न्यूमेरिकल बनाता है, और ये हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी बोलो भैया जी। हाँ सर एयरफोर्स, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी आयुष मिश्रा सर 80 माइनस 30 50 होगा तो इसका मतलब कि बहुत लेट से कूल होगा। अरे नहीं बेटा, 80 माइनस 50 से मतलब नहीं है, ये कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक है। हम ये कह रहे हैं कि 80, जैसे हमने कहा बॉडी का टेम्परेचर 50 हो गया और बाहर का तापमान 30 है, मेरे को समझो। अब ये 50 और 30 का अंतर 20 बचा, तो अब रेट और स्लो हो गई है। बहुत सिंपल सी तो फिर लिखा है, जितना ज्यादा अंतर होगा बॉडी और एनवायरमेंट का उतना तेजी से बॉडी ठंडी होगी। तो 90 से 80 तुरंत ठंडी, 80 से 70 में और ज्यादा टाइम लगेगा, 70 से 60 में और ज्यादा टाइम लगेगा, 60 से 50 में और ज्यादा टाइम लगेगा, 50 से 40 में और ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत सरल सी बात तो है। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जा रही है वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, यानी ठंडा होने में से और ज्यादा समय लग रहा है। वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे पहुंचने में पहले बहुत कम टाइम ले रही थी, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में और ज्यादा टाइम लेगी, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे जाने में और ज्यादा समय लेगी। इसी को हम इसको कह के चलते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको हम ऐसे लिखकर चलते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर, एसएचएम चैप्टर हमारे सिलेबस में है? हाँ जी बिल्कुल है, एसएचएम आपके सिलेबस में। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम लिखकर चल सकते हैं, इसी चीज को हम कह रहे हैं। क्या बात आपको क्लियर हुई? और इस तरीके से कह सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, अदरवाइज मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। आप मुझे बता देना आपको न्यूमेरिकल की कोई इच्छा हो तो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 मिनट्स, find time to cool from 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई वस्तु 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेती है, समय लेती है। तो 70 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में
कितना समय लेगी? आपके पेपर में सिर्फ T1 T2 करके लिखा था, बोला गया था T1 टाइम लेती है तो बताओ T2 टाइम लेती है, तो 4 ऑप्शन दिए थे। क्या T1 का मान T2 से ज्यादा होगा, T2 का मान T1 से कम होगा, T1 इक्वल टू T2 होगा, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे आपके पेपर में जब ये प्रश्न आया था। तो हालांकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो मैं न्यूमेरिकल आपको करके बता रहा हूं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में कितना समय लेगा? समय लेगा, देखो कितना समय लेगा। पहली बात समझना, अगर आप फॉर्मूला देखो तो हमें टी निकालना है और के आपको भी पता नहीं है। तो पहला जो इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले जो जानकारी दी गई है, थीटा को हम 30 मानेंगे, पहली जो जानकारी दी गई है उससे हम के का मान निकालेंगे और फिर दोबारा से इस इक्वेशन यानी इस समीकरण में रखकर टी निकालेंगे। मेरी बात को समझना, हम कैसे निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन को, यही पैटर्न समझना। सबसे पहले हम के का मान निकालेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उससे, 80 से 70 10 मिनट में। ये जानकारी हमें फालतू में थोड़ी दी गई है, हमें इसलिए दी गई है ताकि के निकाल सको। महाराज आपको ये फालतू में नहीं दी गई है, आपको ये इसलिए दी गई है ताकि के की वैल्यू आप बता सको। मेरे भाई सबसे पहले के निकाले कितना होगा, तो हमें पता है θ1 माइनस θ2 यानी 80 माइनस, फॉर्मूला लिख देता हूं अगर आपकी इच्छा हो तो, θ1 माइनस θ2 इक्वल टू माइनस के इंटू में θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में होगा थीटा। देखो सीधी सी बात है यार, मैं फिर भी न्यूमेरिकल मेरा दिल नहीं करता कि मैं छोड़ दूं कोई टॉपिक। θ1 माइनस θ2 80 माइनस में आप में से 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय कितना होगा टी में कितना लगा 10 मिनट, मिनट को चेंज नहीं कर रहे हैं, आंसर भी मिनट में ही चाहते हैं, माइनस के इंटू में बात लेकर चलूं तो θ1 प्लस θ2 तो ये होगा 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में होगा 30। अच्छा आपकी किताब में हो सकता है ये माइनस का निशान ये यूज ना किया हो, तो आप घबराना मत, ये माइनस यहां सिर्फ ये बता रहा है कि तापमान कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज को बता रहा है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं कितना होगा, तो 80 माइनस 70 यानी 10/10, ये तो हो गया 10, माइनस के की बात लेकर चलूं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 75, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर मैं बात लेकर चलूं तो 80 140 150 150/2 75 75 में 30 या 45, तो इसकी बात लेकर चलूं तो के बराबर कितना निकला, माइनस का 1/45 निकल आया, माइनस का 1/45। अब दोबारा से इस समीकरण में डाल के हम निकालते हैं अब की बार टी। अब 70 से 60 में कितना समय लगेगा, तो 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय, अब टी निकालना है, कि आप निकाल चुके हैं, के की जगह माइनस 1/45 रखेंगे तो प्लस का रह जाएगा, आंसर में कितना होगा, ये हो जाएगा 70 प्लस 60 का डिवाइडेड बाय 2 माइनस में हो जाएगा 30, है ना। ठीक है भाई, हाँ जी आते हैं तभी, हाँ जी रजनी बिल्कुल आते हैं यार, तुम लोग कैसे बच्चे हो यार, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है, एनफ है क्या, ज़्यादा है क्या, कम है क्या, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिंदगी में शंका में डूबे रहो अपनी जिंदगी में। 60 120 130 130 की बात लेकर चलें, 65 की बात लेकर चलूँ तो 65 माइनस 3 35, बोलो भैया जी, ठीक है भैया जी। 30 कैसे आया, अरे आयुष चौहान बस टाइप करने में समय गुजारते हो कि कुछ लिखते भी हो? पिछले पन्ने पे लिख के जा रहा हूं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड मानना है, अगर नहीं दिया है तो बोला भी है मैंने, फिर कह रहे हो 30 कैसे आया, देख नहीं रहे हो, कोई मतलब नहीं है जिंदगी में, बस मास्टर लगा रहे हैं अपनी जिंदगी में। 10 अपॉन में टी कितना निकल कर आया, 5 से काटते हैं, 5 से 35 हो गया, 45 हो गया। इसकी बात लेकर चलो तो 10/2 हो जाएगा 7/9। यहाँ से टी की बात लेकर चलो तो 90/7 हो जाएगा, 90/7 की बात लेकर चलो तो आप इसको कर सकते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 21 यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है जी भैया जी, बिल्कुल भैया जी 12.86 आएगा इसका आंसर। आंसर की बात लेकर चलूं तो 12.86 इसका सही उत्तर निकल कर आएगा, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। हाँ जी भैया, सर 30 क्यों होगा, देवता मौत दे दे भाई, मुझे मौत दे दे यार भगवान। अगर बाई चांस आपको एनवायरमेंट टेम्परेचर नहीं दे रखा है किसी क्वेश्चन में, वातावरण का तापमान नहीं दे रखा है, तो 30 मानकर चलिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो इस क्वेश्चन में हम 30 मानकर चलेंगे। सुनो भाई मेरी पूरी बात को, अगर कभी किसी क्वेश्चन में थीटा का मान नहीं दिया गया है तो आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड मानकर चलेंगे, एनवायरमेंटल टेम्परेचर वातावरण 30 मानकर चलेंगे। अगर प्रश्न में नहीं दिया जाएगा तो 30 मानेंगे।
नहीं। चलिए विजय, इस क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसको न्यूटन का शीतलक नियम कहते हैं और यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स 3 दिन का टॉपिक और बचा है। ऊष्मा गतिकीय और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे ऑप्टिक्स पर। ऊष्मा गतिकीय। चलिए भाई जी, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ठीक है बेटा सुधाकर, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं किसी चीज की, तो आप मुझे बात बताओ, आप मुझे एक बात बता के चलो। इग्नोर कर दिया करो इन्हें। अच्छा ठीक है भैया जी, क्या करें, बच्चे हैं, कैसे इग्नोर कर दें। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्षित सिंह, HM ये क्या होता है? हम क्या होता है भाई? राज मेरा दोस्त, दोस्त जेल से आ गया तो जेल तो खाली पड़ी होगी बेटा राहुल। अगर तुम्हारा दोस्त जेल से आ गया तो फिर तो जेल खाली हो गई होगी। चलिए भैया ठीक है, अगली बात करते हैं, अगली की बात करते हैं, ठीक है, अगली की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऊष्मा गतिकी क्या होता है? सुनना मेरी बात को, थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स है एक चीज, क्या चीज है ये? हीट जो होती है, जिसको हम ऊष्मा बोलते हैं, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना और मैकेनिकल एनर्जी को हीट में चेंज करना, यानी यांत्रिकी ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना और ऊष्मा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करना, इन सब की स्टडी करना हम क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहलाते हैं। यहां 2 काम होंगे, या तो आप हीट को मैकेनिकल में चेंज करोगे या मैकेनिकल को हीट में चेंज करोगे। यानी कहने का मतलब है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about, हालांकि ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चेंजिंग हीट टू मैकेनिकल एंड वाइस वर्सा, मैकेनिकल एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है, समझाता हूं आपको क्या कह रहा हूं। भौतिकी की वह शाखा है, भौतिकी की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा को यांत्रिकी में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और उल्टा भी सही है, और उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है। सरल सी बात है। सबसे पहली बात, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, स्टार्टिंग में आपको बस बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्या क्या डेफिनेशन है। सुनते चलिएगा मेरी बात। क्या बोल रहे हैं आयुष मिश्रा सर, दिन में कितनी क्लास लेते हैं आप? लेता हूँ यार करीब 8 से 10 क्लास लेते हैं, 7-8 क्लास तो करीब लेते हैं। हाँ जी भैया, बिल्कुल हो जाएगा पुष्पेंद्र यादव। ठीक है चलिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, सबसे पहला टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको बोलते हैं ऊष्मा, ऊष्मा गतिकीय तंत्र, सिस्टम ऑफ changing variables like pressure, volume
टेम्परेचर, हीट एटसेट्रा। जिसमें दाब, ऊष्मा, ताप इत्यादि में परिवर्तन का अनुभव किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। तो कहने का मतलब है, जब आप इन सब चीजों की पढ़ाई करोगे कि भाई प्रेशर यानी दाब बदलेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बदलेंगे तो क्या होगा, तापमान बदलेंगे तो क्या होगा, जब इन सब की पढ़ाई करते हो कि भाई कोई चीज बदलेगी तो क्या क्या फर्क आएगा हमारी गैस के ऊपर, उन सब चीजों को पढ़ना हम किसके अंदर पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में पढ़ते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम कहकर चलते हैं, या थर्मोडायनेमिक या ऊष्मा गतिकीय तंत्र कहते हैं। या तो प्रक्रम कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। आपको जो भी कहना है आप कहकर चल सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं, आखिर कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र के अंतर्गत भी आपने इसको पढ़ा होगा। अगर मैं बात लेकर चलूं इस चीज की, तो कितने टाइप का है, टाइप में ये भी, ये तो आप तुरंत तुरंत बता दोगे, जरा मुझे जल्दी जल्दी अपने नजरिए से बताना। पहला, ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, इसकी बात लेकर चलूं तो ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, हमसे पूछा गया ओपन सिस्टम मेरे भाई क्या होता है। सरल सी बात है, ये अपने जिंदगी में जरूर सुना होगा ओपन सिस्टम कभी ना कभी। क्या होता है ओपन सिस्टम, यानी खुला तंत्र क्या होता है। मेरा नाम है बुल्ला वाला, तो भैया जी क्या होता है खुला तंत्र। बच्चों खुला तंत्र की बात लेकर चले तो ये क्या होता है, माफ कीजिएगा लैंग्वेज में यही है। खुला तंत्र, ओपन सिस्टम वेयर एनर्जी एंड मैटर both can exchange with surrounding, can exchange with surroundings, surroundings यानी जब ऊर्जा और पदार्थ दोनों वातावरण के साथ स्थानांतरित हो सके। आप नोट साथ में बनाइएगा, नोट्स अलग से मत करिएगा। वातावरण के साथ स्थानांतरित हो सके, क्या बोल रहे हो, हाँ जी, जिससे टोटल बाहर हीट बाहर निकल जाए। हाँ जी, देखो हीट तो बाहर निकल जाए, लेकिन हीट के साथ साथ में आप लोगों को इसका मैटर का भी ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर खुला बर्तन, आप क्या कर रहे हो, खुला बर्तन रख रहे हो मेरे भाई, खुला बर्तन रखोगे तो मुझे ये बात बताओ, गर्म कर रहे हो नीचे से, तो क्या भैया पानी भाप बन के हवा में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो पानी भाप बन के हवा में जा रहा है तो भैया जी पदार्थ का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो पदार्थ जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम क्या ओपन सिस्टम है, और हीट भी जा रही है, ऊष्मा भी जा रही है, तो दोनों की दोनों कहां जा रही है, वातावरण में जा रही है। तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम कह के चलते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खुला तंत्र कहते हैं। तो इसको हम बात लेकर चलें तो इसको हम क्या कहते हैं, खुला तंत्र कहकर चलते हैं। क्या बात आपको समझ में आई, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी खुला तंत्र की बात लेकर चलें तो खुला तंत्र का मतलब है जिसके अंदर दोनों चीजें वातावरण के साथ जा सकें, यानी पदार्थ भी जा सके और ये भी जा सके, ऐसे किसी तंत्र को हम क्या बोलते हैं, खुला तंत्र कहते चलते हैं। तो पदार्थ भी जा सके और ऊष्मा भी जा सके, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, खुला तंत्र कहकर चलते हैं। बहुत सरल सी बात है, इसको हम क्या कहते हैं, खुला तंत्र कहते हैं। दूसरे हिस्से की बात करते हैं, दूसरा होता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम की बात लेकर चलूं तो जिसको हम बंद तंत्र कहते हैं वो क्या होता है, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड नॉट मैटर, नॉट मैटर, मैटर, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड नॉट मैटर, यानी सिर्फ पदार्थ स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है
सिर्फ पदार्थ स्थानांतरित किया जा, सॉरी पदार्थ नहीं, सिर्फ ऊर्जा स्थानांतरित की जा सकती है, माफ कीजिएगा, सिर्फ ऊर्जा स्थानांतरित की जा सकती है, ना कि पदार्थ। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को कहते हैं बेटा क्लोज सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? क्लोज सिस्टम कहकर चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहकर चलते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात लेकर चलूं तो क्लोज सिस्टम का मतलब सिंपल सा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, एक ही चीजें जा सके, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, ऊष्मा बाहर जा सके, पदार्थ बाहर ना जा सके। तो सिर्फ ऊष्मा बाहर जा सके लेकिन पदार्थ बाहर ना जा सके, ऐसे किसी तंत्र को जो ऊपर से ढक्कन, जैसे आपने कहा सर उदाहरण दो, अरे भैया जी आपने पानी उबलने के लिए रख दिया और उसके ऊपर एक पतली सी हमने क्या रख दी, प्लेट रख दी। घरों में रख देते हैं भाई, घरों में क्या मठा के आलू बन रहे हैं, हमने ऊपर रख दी कढ़ाई, बर्तन रख दिया, वैसे ही तो क्या है, सिर्फ ऊष्मा ही ऊष्मा तो बाहर जा रही है, पदार्थ तो नहीं जा पा रहा। इसका मतलब ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बंद तंत्र कहकर चलते हैं। इसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है। बाकी थ्योरी के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगली चीज की बात करते हैं, एक तीसरा सिस्टम और होता है, इसको हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम और होता है। आइए उसको और पढ़ लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तीसरा हिस्सा, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इसकी बात लेकर चलें तो इसको बोलते हैं विलगित तंत्र। विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित तंत्र। आइसोलेटेड क्या होता है भाई? थर्मस फ्लास्क, मुझे बताओ थर्मस फ्लास्क को बंद कर दिया, उसमें से क्या बाहर जा रहा है? थर्मस फ्लास्क। वैसे परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं होता इस ब्रह्मांड में, पर फिर भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि थर्मस है, तो थर्मस से क्या चीज बाहर जा रही? क्या थर्मस से पानी निकल गया आपका? क्या थर्मस से ऊष्मा निकल गई आपकी? क्या हीट निकल गई? क्या मैटर निकल गया? क्या दूध निकल गया? चाय निकल गई? उसमें से क्या निकल गया मेरे भाई? कुछ नहीं निकल रहा ना। तो वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें से कोई एक्सचेंज नहीं होता। नो एनर्जी और मैटर, नो एनर्जी और मैटर can be exchanged with surrounding, can be exchanged with surroundings, with surroundings, surroundings। कहने का मतलब यह हुआ कोई ऊर्जा या पदार्थ वातावरण के साथ, वातावरण के साथ, वातावरण के साथ स्थानांतरित नहीं होता, स्थानांतरित नहीं होता, नहीं होता। तो इनमें से कोई भी वातावरण के साथ स्थानांतरित नहीं होता। ऐसे तंत्र को हम बोलते हैं विलगित तंत्र। विलगित तंत्र की बात लेकर चलूं तो ऐसे तंत्र को हम बोलते हैं विलगित तंत्र। ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं बेटा? विलगित तंत्र कहकर चलते हैं। ऐसा तंत्र जो कहलाता है विलगित तंत्र कहलाता है, जिसके अंदर ना कोई चीज हुई, ना कोई चीज हुई, ना तो ऊष्मा बाहर गई और ना ही इसके अंदर से कुछ बाहर गया। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? विलगित तंत्र बोलते हैं, जिसके बाहर कुछ नहीं जाता है। जैसे थर्मस फ्लास्क उसी में से एक उदाहरण है। हाँ जी भैया, संजना बेटा आप दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं दूसरी बार जवाब दे रहा हूं। हाँ जी, एसएचएम है आपके सिलेबस में? बिल्कुल है, बिल्कुल होगा। लेकिन आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर पहले पेपर में इंपॉर्टेंट करा दीजिए, उसके बाद आप कराइएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले ये करा रहा हूं, उसके बाद में दूसरी चीजें करा रहा हूं। अनित भैया, सर पानी कम हो जाता है अगर आयरन का लोगे, आयरन पानी रिड्यूस कर लेता है। अच्छा भैया, क्या पानी पी जाता है क्या आयरन? चलिए भैया जी, तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बेटा अब आप तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहे हो। संजना अगर आपने चौथी बार पूछा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा बेटे। चलिए, फिर यार यही होगा ना कि फिर मैं आपको स्पैम की तरह कंसिडर करूंगा यार। एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, तीन बार बता दिया, अब आदमी है कि भाई मैं क्या हूं भाई? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं यांत्रिकी ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी यानी यांत्रिकी ऊर्जा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वैसे लोग जो बाकी लोग पढ़ाते हैं फिजिक्स, उसमें ये जो टॉपिक है ना, ये कराते हैं वो लोग कहां पर? ये टॉपिक कराते हैं वो लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जिसे हम गैसों के अणुगति सिद्धांत कहते हैं।
उसमें कराते हैं। लेकिन हम इस टॉपिक को यहीं पर करके चलते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग है ना, यहाँ पर आपके बेसिक्स प्रिपेयर होंगे सारे के सारे, किसका मतलब क्या होता है, कैसे किस चीज़ का यूज़ करना है, इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब होता है, किसको कहाँ लिख कर चलना है, किसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी आपको बेसिक्स में आपके प्रिपेयर करते जा रहा हूँ, जैसे फिजिक्स पढ़ाई जाती है, तो पहले बेसिक्स से स्टार्ट करके एडवांस तक हम चलेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जिसको हम यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। सुनिएगा मेरी बात, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है जी सर, वैक्यूम चैम्बर आइसोलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल हर्षित सिंह रावत, हो सकता है 100% तो वो भी नहीं हो सकता, रेडिएशन उसमें से भी बाहर जाते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है जी भैया, ठीक है। चुप चुप बातें, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये एनर्जी होती क्या है बच्चों, ऊर्जा होती क्या है। सुनते चलिएगा, वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी अब हम थोड़ा थोड़ा टेक्निकल नॉलेज पे पहुंच रहे हैं, तो सुनते चलिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। बच्चों, मान लेता हूं एक सिलेंडर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता कि आपको आज से पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में, आंतरिक ऊर्जा के बारे में कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी नहीं है, बट फिर भी सुनिएगा। बच्चों, अगर यांत्रिकी ऊर्जा की बात की जाए, अगर यांत्रिकी ऊर्जा की बात की जाए, तो मान लेता हूं कि आपके पास कोई सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर बेटा आपने गैस भर दी है। कौन सी गैस भर दी है? कोई सी भी भर दो, आपकी मर्जी है, हम बाद में कंडीशन तो डाल ही देंगे। ये सिलेंडर मान लेते हैं किसी ऊंचाई पर भी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम मान लेते हैं इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है, और ये पूरा सिलेंडर हम आगे की तरफ लेकर भी जा रहे हैं, यानी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। ठीक है जी, इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी है और इसका कुछ ना कुछ वेग भी है। ये जो गैस है, इस गैस के अंदर अब कुल मिला के कितनी ऊर्जा होगी, कितनी टोटल एनर्जी होगी, इसको हम जानना चाहते हैं। तो बेटा, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं कि किसी भी गैस के अंदर कितनी ऊर्जाएं होती हैं, तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? सुनिएगा मेरी बात। टोटल एनर्जी को लिखना चाहूं तो पहली एनर्जी होगी, इसको हम नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम अपनी फिजिक्स में क्या बोलते हैं? स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, मतलब ये समझ लीजिए रिक्शे वाले तक को पता चल गया है कि भैया जी पहली एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। मैं पूरा नाम लिख देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है नाम पता ना चले पी का मतलब, तो इसको हम स्थैतिक ऊर्जा कह देते हैं। मेरे भाई, ये तो पहली ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा इसके अंदर क्या होगी? इसका नाम हम देंगे काइनेटिक एनर्जी देंगे। काइनेटिक एनर्जी की बात लेकर चलूं तो इसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा कहकर चलेंगे मेरे भाई बच्चे। क्या बोलेंगे इसे? गतिज ऊर्जा। तो दूसरी ऊर्जा इसके अंदर जो होगी उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। मैं आपको समझाता जाऊंगा कि क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन आप बस इतना कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये हमारी दूसरी ऊर्जा है। तो टोटल एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? इन दोनों के अंदर बच्चों, लेकिन आप बस इतना कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये ऊर्जा है। तो टोटल एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? इन दोनों के अंदर बच्चों क्या है? डिवाइडेड है। तीसरी ऊर्जा जो इसके अंदर होती है उसको नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की बात लेकर चलूं तो इसको हम नाम देते हैं आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इंटरनल एनर्जी फिर से कुछ पार्ट में डिवाइडेड है, कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। पहली एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको हम नाम देते हैं, पहली जो एनर्जी होती है उसे फिर से कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको समझा दूंगा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर दो बार क्यों आई है। स्थैतिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट फिर से आता है।
दूसरी ऊर्जा बच्चों क्या होती है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसे कंपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। और तीसरी ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा विभाज्य होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी अणु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। दो अलग तरह की ऊर्जाएं हैं, यानी अणु की गतिज ऊर्जा है। मैं आपको दोनों के बीच में अंतर बताता हूं होता क्या है। अणु की गतिज ऊर्जा है बेटा, एक तो कॉन्सेप्ट यह है कि एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पर कंपन कर रहा है, अपनी जगह पर काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कंपन गतिज ऊर्जा। दूसरा, ये कंपन करते करते यूं भी चल रहा है, तो ऐसे, तो ये हो गया भैया जी इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अणु की गतिज ऊर्जा मतलब आगे पीछे जाने वाली, और कंपन गतिज ऊर्जा मतलब अपनी जगह पर होने वाली। इसको हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है बेटा अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं के बीच में आकर्षण बल। ये किस वजह से आती है? ये आती है अणुओं के बीच में आकर्षण से। आकर्षण से। ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये होती है मॉलिक्यूल की, अणु की। और ये जो हमने दो एनर्जी लिखी हैं ये होती हैं गैस की। गैस कितनी ऊंचाई पर है, कितने सिलेंडर पे है, इस तरीके से हम लिखकर चलते हैं। तो वास्तविकता में जो ऊर्जा होती है किसी भी सिलेंडर के अंदर, इन पार्ट में क्या होती है? डिवाइड होती है। किन में होती है? इन पार्ट में बच्चों क्या होती है? डिवाइड होती है। मेरी बात को समझना, इन हिस्सों में क्या होती है? डिवाइड होती है। तो ये जो ऊर्जा होती है ये इन हिस्सों में क्या होती है बच्चों? डिवाइड होती है। अब देखो, पहली बात, पहली बात, माना जाता है, माना गया है इस पूरे चैप्टर में, माना गया है पहली चीज, पहली चीज वेग शून्य है, वेग शून्य है यानी वेलोसिटी जीरो है, पहली बात। और दूसरा माना गया है कि ऊंचाई भी जीरो है, हाइट जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। मेरी बात को समझना, ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, सिलेंडर की। तो जब पूरा सिलेंडर है हम मानकर चल रहे हैं कि ये जमीन पर रखा हुआ है और ये आगे भी नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों नहीं हो रहे हैं, अगर ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो मुझे बताओ क्या ये वाली ऊर्जा जीरो होगी और क्या ये वाली ऊर्जा जीरो होगी? भाई हम सिलेंडर को एक जगह मानकर रख रहे हैं, हम बात लेकर चलें तो ठीक है जी। अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप ये समझिएगा कि ये भी जीरो हुआ और ये भी क्या हुआ? जीरो हुआ। तो आप ये समझ के चलिएगा ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो ये दोनों तो ऊर्जा जीरो गई, हमने इन दोनों को जीरो माना। अब मेरी बात को समझ के चलिएगा, तो वेग शून्य होने का मतलब एच जीरो, तो हमने ये ऊर्जा जीरो कर दी। अब हमने इस चैप्टर में एक और चीज मानी है कि हमने यहां पर आइडियल गैस मानी है। ये जो जितना भी पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे इनमें रियल गैसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ वास्तविक गैसों का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ की बात लेकर चलूं तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये सिर्फ और सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट है मेरे भाई? ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है हमारा किसका? सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के बारे में। तो पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस यानी आदर्श गैस से संबंधित है। तो अगर मैं आइडियल गैस की बात लेकर चलूं, अगर मैं आदर्श गैस की बात लेकर चलूं, तो आदर्श गैस के कॉन्सेप्ट में ये समझिएगा, आदर्श गैस की बात लेकर चलूं आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस में पोटेंशियल जीरो होती है। क्योंकि अगर आप आइडियल गैस का अंतर जानते हो, आइडियल और रियल गैस का अंतर जानते हो, तो आपको यह बात पता होगी आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण यानी अणुओं के बीच में आकर्षण, अट्रैक्शन जीरो होता है। क्यों माना? आइडियल गैस में अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जीरो होता है, जीरो होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी कितना हो गया? जीरो हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई? जीरो हो गई। आकर्षण भी नहीं बचा। हमने जितना भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा गतिकी में हम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मानकर चलेंगे। हम मानकर चलेंगे कि हम किसी तापमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी हम कम तापमान की बात कर रहे हैं। और अगर हम कम तापमान की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई कम तापमान के अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कंपन भी बहुत धीरे धीरे होगा, ना के बराबर होगा। यानी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। कंपन गतिज ऊर्जा को भी क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे।
जीरो मान लेंगे, और ये भी जीरो हुआ, इसका मतलब इस वाले चैप्टर में भी ये वाला भी जीरो हुआ। और वास्तविकता में अब इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी सिर्फ एक पार्ट में बची। टोटल एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी आज के बाद में आप जितनी भी चीजें पढ़ोगे, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़कर चलोगे कि भाई टोटल एनर्जी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी के, टोटल एनर्जी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी के, और इंटरनल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर यानी तापमान। कुल ऊर्जा बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा के, आंतरिक ऊर्जा के, और आंतरिक ऊर्जा बराबर होती है अणुओं की गतिज ऊर्जा पे, और गतिज ऊर्जा का मतलब होता है तापमान। आपको याद होगा जब मैं टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि हम तापमान का मतलब गतिज ऊर्जा ही लिखते हैं। तो आज के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा। कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिसको ना पता हो कि इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है, इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है तापमान। सीधी सी बात है, वास्तविकता में रियलिटी में नहीं होता है। हमने फिजिक्स में माना है कि भैया इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो आज के बाद आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसको यह ना पता हो कि इससे इंटरनल एनर्जी क्या है, आंतरिक ऊर्जा क्या है। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी अणु की गतिज ऊर्जा के कितना तेजी से आगे पीछे जा रहा है। जितना ज्यादा तापमान होगा उतना जल्दी से आगे जाएगा। इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एक बुक में, डिफेंस की बुक में मैं क्वेश्चन देख रहा था, और क्वेश्चन में बोला गया था कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है कब। तो उसमें बोला गया था कब बराबर होती है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये सब तभी बराबर होती है जब आप ये सारी कंडीशन मानते हो कि अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है, कम तापमान है। ऐसी कंडीशन वाली चीजें भी थ्योरी के क्वेश्चन में डाल सकते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो आंतरिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है। और इसका फॉर्मूला की बात करूं कि कितना होता है, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 इंटू म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। और आज के बाद ये तापमान का फॉर्मूला, ये तापमान का, ये आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक फॉर्मूला नहीं है, बस लिखा गया है। इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आज के बाद इंटरनल एनर्जी का एकमात्र फॉर्मूला यह है, आंतरिक ऊर्जा का एकमात्र फॉर्मूला यह है। और आंतरिक ऊर्जा जब भी मैं आपसे बोलूंगा आपका दिमाग चलना चाहिए। आगे चल के मैं इसको बहुत बार यूज करूंगा, जब इसे आइसोथर्मल प्रोसेस आएगी, समतापी प्रक्रम आएगा, कई बार यूज करूंगा। आपका दिमाग चलना चाहिए टेम्परेचर जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो, आंतरिक ऊर्जा जीरो। तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तापमान घट रहा है, इंटरनल एनर्जी घट रही है। तापमान इंफिनिटी, इंटरनल एनर्जी इंफिनिटी। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, जो तापमान वही आंतरिक ऊर्जा। आज के बाद जो रमेश है वही कलुआ है, सीधी सी बात है। यानी तापमान का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा। मैंने कहा मैंने आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मैंने आपकी क्या बढ़ा दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमारी इसकी बात लेकर चलो। स्कूल के लेवल पर हमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बाकी तो बहुत डिटेल में है, बट आप बात लेकर चलो तो आपके लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इससे बाहर का कोई एग्जामिनेशन नहीं पूछ सकता आपको इंडिया में डिफेंस का। तो हमने कहा इतनी है। एफ को हम क्या बोलते हैं, एफ को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आगे चल के चैप्टर में आता है, लेकिन मैं यहीं पर लिखकर चलता हूं, यहीं पढ़ाता हूं। इसको बोलते हैं स्वतंत्रता कोटि। स्वतंत्रता कोटि कहते हैं, स्वतंत्रता कोटि। म्यू को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसके न्यूमेरिकल्स काफी सारे आएंगे आप लोगों के पास में, अब ये फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा। नंबर ऑफ मोल्स, इसको बोलते हैं मोल्स की संख्या। मोल्स की संख्या। क्या आपको पता था इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ठीक है जी, चलिए मोल्स की संख्या। और अगर मैं बात लेकर चलूं आर को, तो आर को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट कहकर चलते हैं। यानी क्या कहते हैं, गैस नियतांक कहकर चलते हैं। मैं आपके ऊष्मा, ये थर्मोडायनेमिक्स को आपके दिमाग में उतार दूंगा पूरा का पूरा एज इट इज। आप ये समझ लीजिए, आपको थर्मोडायनेमिक्स ऐसी लल्लू लगेगी कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ लो आप। गैस कांस्टेंट यानी गैस किसको बोलते हैं, गैस नियतांक कहकर चलते हैं। आर कॉन्सेप्ट है, और डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज यानी तापमान में परिवर्तन। क्या मुझे बता के चलिए, टेम्परेचर चेंज यानी तापांतर या तापमान में परिवर्तन। टेम्परेचर चेंज क्या है, कुछ भी लिखो या एक ही बात है, बोलो भाई।
क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या ये सब चीजें याद रहेंगी पहली बात तो, बाकी हम आपको बताएंगे एफ क्या होता है वगैरह वगैरह, सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये आपके सिलेबस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी गैसों के अणुगति सिद्धांत नाम की एक चीज आती है, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बता के चलूंगा कि क्या होता है, सभी चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ना। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स है, इसके बिना आप चीजें नहीं समझ पाओगे, आगे की पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो नहीं समझ पाओगे। ये जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है ये 11th क्लास का पोर्शन है, 9th 10th में नहीं होता है। चलिए, तो आप ये समझ के चलिएगा, ये हमारे पास पोर्शन है मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तो भाई F कांस्टेंट होता है, म्यू कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, तो U होता है डेल्टा T के बराबर, यानी आंतरिक ऊर्जा बराबर तापमान। आपका दिमाग चलना चाहिए, आंतरिक ऊर्जा मतलब तापमान, मतलब तापमान, तापमान, दिमाग चलना चाहिए, इस बात को याद रखना। दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, कहने का मतलब है इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर। बाकी सब कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है इसके बारे में बताऊंगा। वैसे आप लोगों में से कभी ना कभी किसी ने कुछ पढ़ा होगा। अगर बात लेकर चलूं आपके पेपर में, ये चैप्टर ये कम से कम 16 से 20 नंबर के क्वेश्चन बनाता है, आंतरिक ऊर्जा यानी तापमान। और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। बढ़िया है पुष्पेंद्र यादव, बढ़िया है, वो भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ल्यूसेंट की जो बुक है वो तो हिंदी में आती है, आप वो वाली ल्यूसेंट मत पढ़ लेना, वो जनरल साइंस वाली 4 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे फिर। वो वाली किताब नहीं पढ़नी है जो एसएससी वाले पढ़ते हैं, वो ल्यूसेंट मत पढ़ लेना। चलो ठीक है, हुआ तो मेरा पहला क्लास है, ठीक है जय आर्यन शर्मा, ठीक है, बढ़िया। चलिए और बताइए, कोई दिक्कत? क्या आप लोग जानना चाहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्रता कोटि? चलिए आइए पढ़ते हैं, स्वतंत्रता कोटि क्या है। यू आर द बेस्ट, धन्यवाद भैया आर्यन, थैंक यू वेरी मच। चलिए, मैं आपको चाहता हूँ, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी चीज़ रटवाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखता हूँ, तो आपको सब चीज़ समझा के चलूंगा जो जो मैंने लिखा है। आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, आइए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्रता कोटि क्या होता है? स्वतंत्रता कोटि क्या आप लोगों में से कोई जानता है इसके बारे में, या कभी सुना है आपने अपनी जिंदगी में? डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको ये भी नहीं रटवाऊंगा, किताबों में भले ही रटवाया गया हो लेकिन मैं नहीं रटवाऊंगा। मैं आपको निकालने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद किया जाता है। स्वतंत्रता कोटि क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है पुष्पेंद्र, पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होगा बेटा, बस पढ़ते चलो, एक क्वेश्चन नहीं रुकने दूंगा, इतना मेरा आपसे वादा है, बस पढ़ते चलो यार मेरे साथ। हाँ बच्चों, मैं क्या आपसे कह रहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, एक बात मेरी समझना। क्या मैं आप लोगों से ये कहूं कि क्या मैं आप लोगों से ये कहूं कि मुझे बताओ कितने डायमेंशंस होते हैं, कितनी विमाएं होती हैं, कितनी विमा होती हैं? जैसे आप बोलते हैं 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3, ये मैं जानना चाहता हूं कितने होते हैं आपके हिसाब से। आपको क्या लगता है कितने डायमेंशंस होते होंगे, कितने डायमेंशंस है, कितनी विमाएं हैं, मतलब कितनी विमा है? मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, बहुत पढ़ंतरी बनते हो, अपने आप को बहुत पढ़ाकू समझते हो ना, 9वीं 10वीं की जानकारी भी मुझे हो तो बता दो मुझे, कितने डायमेंशंस होते हैं, कितनी विमा होती है, क्या लगता है कितनी डायमेंशंस होती हैं? चलिए कितने, 3 होती हैं? अरे चलिए बहुत बढ़िया, कमाल है आप तो। इनफाइनाइट? अरे भैया ऐसा भी मत बोल दो यार, ठीक है, इतना भी मत बोल दो यार। पुष्पेंद्र यादव 3, चलिए भैया ठीक है। एक सेकंड रुकना, चलिए ठीक है। आयुष मिश्रा 3, रंजीत सिंह 3, अरे क्या बात है, चलिए ठीक है, सुनते हैं आपकी बात को। कितनी होती हैं विमा, मैं आपको बताता हूं, देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। चलो सुमित विद्यार्थी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, 7। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, मोहित शर्मा ब्रिलियंट, बहुत शानदार। क्या आपने 3D के आगे मूवी नहीं देखी अपनी जिंदगी में? अरे बेटा आती हैं, जाके देखना, 4D मूवी भी आ रही है आजकल, ऐसे थिएटर भी मिल जाएंगे आप लोगों को। अच्छा मैं समझाता हूं ऐसा क्यों है, आप लोग 3D तक क्यों पढ़े हो, मैं आपको समझाता हूं। देखो एक बात मुझे बताओ,
एक पार्टिकल, एक कण कितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है, यानी आ पार्टिकल कैन मूव, जितनी डायमेंशन में वो फ्रीली मूव कर सकता है उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस, यानी कितने में जा सकता है। एक पार्टिकल यानी कण सिर्फ 3 कर सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की कहानी है, कण की कहानी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये कितनी गति कर सकता है, तो भाई ये एक्स में जा सकता है, ये वाई में जा सकता है, ये जेड में जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे गलत नहीं कह रहा। पर क्या ये अणु, क्या ये मॉलिक्यूल जो दोनों जगह जुड़ा हुआ है, एक अणु एक परमाणु यहां है, एक परमाणु यहां है, क्या ये ऐसे नहीं कर सकता? तो ये भी तो एक गति होगी मेरे भाई, ये भी तो होगी अपनी जगह पर घूमना। क्या ये कोई गति नहीं है क्या? ये भी तो कोई विमा कहलाएगी। एक परमाणु यहां है, एक परमाणु यहां है, क्या ये ऐसे नहीं कर सकता? तो ये भी तो एक गति होगी मेरे भाई, ये भी तो होगी अपनी जगह पर घूमना। क्या ये कोई गति नहीं है क्या? ये भी तो कोई विमा कहलाएगी। क्या ये अणु ऐसे में नहीं चल सकता? ये भी तो एक गति हो सकती है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ एक से ज्यादा भी गतियां हो सकती हैं, और इसी को यानी कितने डायरेक्शंस में या कितनी डायमेंशन में एक मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है, और फिजिक्स में उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में हम उसको कह के चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। और आपकी स्कूल की किताब में यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशंस, नंबर ऑफ डायमेंशंस, नंबर ऑफ डायमेंशंस in which molecule can move freely। कहने का मतलब यह हुआ विमाओं की संख्या, विमाओं की संख्या, विमाओं की संख्या जहां अणु स्वतंत्र गति करे, स्वतंत्र गति करे, स्वतंत्र गति करे। 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र गति करे। आपको मुझे बताना है कि मुझे ये बताना कि भाई मुझे ये बताओ, मोनो एटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि पूछी गई थी पेपर में। क्या आप में से कोई बता सकता है मोनो एटॉमिक गैस, एक अणु के लिए, मोनो एटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि पूछी गई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी गई थी? कोई भी ऐसा बंदा हो जिसको आता हो मुझे बता दो, मैं आपको मान लूंगा कि एक नंबर ऑफ डायमेंशन में मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है, उसकी बात करते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है बेटा F बराबर होता है 3 इंटू एन माइनस में स्मॉल r। मैं आपको फॉर्मूले से भी निकाल के बता दूंगा कि कितना होता है कितना नहीं होता है। बेटे n को हम क्या बोलते हैं? n को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संख्या कहते हैं, यानी परमाणुओं की संख्या कहते हैं, परमाणुओं की संख्या कहते हैं, परमाणु की संख्या कहते हैं, परमाणु की संख्या कहते हैं। ठीक है जी। आर को क्या बोलते हैं? आर है नंबर ऑफ बॉन्ड कह लो या बंद कह लो, बंद की संख्या या कनेक्शन कह लो, बंद की संख्या, बंद की संख्या। मैं आपको समझा के चलता हूं एक एक कॉन्सेप्ट कि एक का मतलब क्या है क्या नहीं है। सुनते चलिएगा मेरी बात, पहली बात लेकर चलिएगा, सुनते चलिएगा मेरी बात कि हम क्या कह रहे हैं। मेरे भाई मुझे एक बात बता, अगर मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस की बात लेकर चलूं, अगर मैं एक परमाणु गैस की बात लेकर चलूं, तो एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए कितनी होगी? एक परमाणु गैस की बात करें तो कितनी होगी? एक परमाणु गैस 3 होती है। बहुत बढ़िया भैया जी, 3 होती है, 3 एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि। आप तो रट्टा मार लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो होती कैसे है। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब है एक मॉलिक्यूल, एक अणु कितनी गतियां कर सकता है? सिर्फ एक्स, वाई और जेड 3 ही गति कर सकता है, और ज्यादा तो कर नहीं सकता। तो एक अणु गैस के उदाहरण की बात लेकर चलूं तो मेरे भाई उदाहरण होता है हीलियम गैस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरन, सब कुछ इसी के अंदर आते हैं। तो ये सभी इसी के उदाहरण हैं। और इन गैसों की बात लेकर चलूं मेरे भाई, इन गैसों की बात लेकर चलूं तो F बराबर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहां पर N का मान कितना है 1 के बराबर, R का मान कितना है 0, किसी और के साथ बॉन्ड तो है नहीं, अकेला ही है, R बराबर 0 है। और इसमें पुट कर दोगे तो F की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। और ये आपके पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, और आपको ये अपने दिमाग में बैठा के चलना है, आपके पेपर में जरूर आ सकता है। इसको हम एक परमाणु गैस यानी मोनो एटॉमिक गैस कहकर चलते हैं, एंड दिस इज नोन एज मोनो एटॉमिक गैस। बोलो भाई, मजा आया तो मुझे बता दो, बोलो क्या आपको बात समझ आई? कल सारी चीजें पूछूंगा, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल करोगे ना तो यही यूज होगा बार बार, एफ एफ एफ, बार बार गामा गामा गामा, वरना अपनी जिंदगी में वही आधी अधूरी चीजें पढ़ के चलोगे।
पहली गैस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं डाया एटॉमिक गैस। डाया एटॉमिक गैस, डाया एटॉमिक गैस, द्विपरमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस। द्विपरमाणु गैस का मतलब होता है जिसके दो परमाणु हैं। दो परमाणु वाला कौन सा होता है? जैसे उदाहरण के तौर पे बात लेकर चलूं, H2 गैस हो गई, N2 गैस हो गई, O2 गैस हो गई, ये सब की सब गैसेस जो होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। डायटोमिक गैस की बात लेकर चलूं तो अब की बार दो एटम है, दो एटम है मेरे भाई, दो एटम है, दो एटम है। चलिए एक एटम और दो एटम, और दो एटम के बीच में कितना कनेक्शन होगा? एक कनेक्शन होगा, एक कनेक्शन होगा ना मेरे भाई। तो अब की बार n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 1 है। पुट करोगे तो f बराबर होगा 3 इंटू में 2 माइनस 1। आप तो डायरेक्ट याद रखना अपनी जिंदगी में कि कितना होता है, 5 होता है। यानी डायएटॉमिक गैस के लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि का मान कितना होता है? 5 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायएटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? 5 होकर चलती है, यानी 5 गतियां कर सकती है कुल मिला के। बोलो भाई, बोलो भाई मेरे, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब बात करते हैं ट्राया एटॉमिक गैस की, यानी ट्राया एटॉमिक गैस की। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको बोलते हैं त्रिपरमाणु गैस। त्रिपरमाणु गैस, ट्राया एटॉमिक गैस। क्या बोल रहे हैं सर? फिजिक्स अभी कितने दिनों में कंप्लीट होगी? 20 अगस्त को कंप्लीट होगी बेटा। करीब 20-25 दिन और लगेंगे कंप्लीट होने में फिजिक्स को। मैं से 20 अगस्त तक मेरा टारगेट है कि 20 अगस्त तक आपका सिलेबस करा दूं। 20 दिन में करा दूं, 10 दिन में ऑप्टिक्स करा दूंगा और 10 दिन में बाकी टॉपिक्स करा दूंगा। चलिए आगे की लास्ट के दिनों में 2-2 क्लासेस रख लेंगे एक दिन में, 2-2 घंटे की या 1.5-1.5 घंटे की। त्रिपरमाणु गैस। अब त्रिपरमाणु गैस दो तरीके से लिखेंगे। एक लिखेंगे लीनियर, लीनियर मतलब होता है रेखीय, रेखीय मतलब होता है जो एक के बाद एक हो। मैं आपको समझाता हूं क्या है। त्रिपरमाणु गैस का मतलब ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, जो एक के बाद एक के बाद एक जुड़े हों, ऐसी की बात करते हैं। इसमें n का मान कितना है? 3 है, r का मान कितना है? 2 है। पुट करेंगे 3 इंटू 3 9, 9 में से 2 गया तो कितना हुआ? 9 में से 2 गया 7। यानी f की बात लेकर चलूं तो 3 इंटू 3 माइनस में 2, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 7, यानी इसके लिए 7 है। और अगर मैं ट्रायंगुलर की बात लेकर चलूं, यानी त्रिभुज वाले आकार की बात लेकर चलूं, तो त्रिभुज वाले आकार की चर्चा करूं तो इसका मतलब कितना होगा? इसका मतलब कितना होगा? ट्रायंगुलर का बात लेकर चलूं तो कुछ कुछ अणु ऐसे होते हैं जो ऐसे में अरेंज होते हैं, जैसे H2O का मॉलिक्यूल हो गया उस तरीके का। अगर मैं बात लेकर चलूं तो अब की बार 3 कनेक्शन बन सकते हैं, 3 बंध बन सकते हैं इस तरीके से। और इधर की बात लेकर चलूं तो इधर n की वैल्यू 3 होगी और r की वैल्यू कितनी होगी? r की वैल्यू भी 3 होगी। और अगर आप पुट करोगे तो f की वैल्यू कितनी निकलेगी? 6 निकलेगी। और कुल मिला के इतने कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसके बाद की जितनी भी गैसें हैं उन सबका मान हम 7 ही मानकर चलते हैं, इनके आगे हम किसी को नहीं पढ़ते हैं। और कुल मिला के हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं। मोनो एटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस के लिए f का मान कितना है? 3 है। डायटोमिक गैस के लिए कितना है? 5 है। और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? 6 और 7 होता है। त्रिपरमाणु गैस के लिए कितना होता है? 6 और 7 होता है। अपनी जिंदगी में अब कभी मत भूलिएगा जो मैं आपको बता के चल रहा हूं। हाँ जी भैया जी, सर कल एक मैराथन ले लीजिए, ट्राई करते हैं भाई। मेरे पास क्लासेस अभी इतनी ज़्यादा होती हैं कि तुमको लगता है यार मैं सुबह पढ़ाने बैठता हूँ यार 8 बजे ना, तो रात को ही फ्री होता हूँ सीधे यार, तुम्हारी बैच के बाद में। तुम्हारी क्लास लास्ट होती है पूरे दिन में से, तो टाइम निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ यार। मैं थोड़ा सा बहुत बिजी टीचर हूँ यार, मेरे पास क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता कोटि की बात करते हैं। क्या है ये? स्वतंत्रता कोटि का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ठीक है जी। संडे को, हाँ संडे को रखेंगे, संडे को मैं फ्री होता हूँ, संडे को रख सकता हूँ क्लास। मॉर्निंग मॉर्निंग में संडे को एक मैराथन रख सकता हूँ, 2-3 घंटे की रखेंगे, ज़्यादा लंबी तो नहीं कर पाऊंगा, 3 घंटे की रख सकता हूँ, क्योंकि संडे को भी मेरी एक क्लास है यार। ठीक है, लेकिन वो क्लास थोड़ी डिले है, 1 से 4 है शाम को, तो मैं रख सकता हूँ।
कृष्णा कुमार, मैं दूसरी बार जवाब दे रहा हूँ बेटा, 20 अगस्त तक मेरा टारगेट है सिलेबस कराने का। 20 अगस्त तक मतलब अभी 2-4 दिन बाद हम 2-2 क्लास रखेंगे, 2-2 घंटे की क्लासेस रखेंगे, 4 घंटे की कोशिश करेंगे। आपके मैथ्स वाले सर अभी है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं 4-5 दिन सुबह वाले टाइमिंग पर भी आपकी क्लास ले लूँ, है ना। आप लोग जो मैराथन बोल रहे हो ना, मैराथन तो साथ ही साथ मैं सिलेबस की भी क्लास ले लूँ इस कारण से। हाँ, संडे को मैराथन रखेंगे। सर इतना ही रखिए क्लास, नहीं भैया इतना नहीं रख पाएंगे यार, क्लासेस तो रखेंगे ही, भले ही आप देखो या ना देखो वो बात की बात है ना, क्योंकि मेरे को तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी है भाई। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो रैंक की सोच रहे हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे पास की सोचते हैं, कुछ ये हो सोचते हैं कि बस हो जाए वही हमारी ज़िंदगी में बहुत है। ये नहीं लगाते हैं उसमें। हम्म। हाँ पढ़ाते हैं हर्षित, मैं तो बहुत सारे सेगमेंट्स पढ़ाता हूँ यार। टीचिंग वगैरह का भी एक स्पेशल बैच आने वाला है, उसका भी एक बैच आ रहा है, LT ग्रेड का एक हाल फिलहाल में। आपके कोई भाई बंधु अगर तैयारी कर रहे हो ना टीचर वीचर बनने की, उसके लिए भी एक बैच आ रहा है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है। मैंने कहा ना यार, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, मेरे को पढ़ने का शौक है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, और इतनी सारी किताबों का जो कंसाइज मैटर होता है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। जितनी भी किताबें हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे टाइप मैंने कर रखे हैं, सारे टाइप मैं जानता हूँ, सारे टाइप के जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ डालता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। एग्जामिनर जितने क्वेश्चंस कर सकता है उतने क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि आपसे क्वेश्चंस बने, और इसलिए आपको हर चीज़ पढ़ना जरूरी है जो आपके स्कूल में आई थी, चाहे वो 9th-10th की बात हो, किसी की बात हो। नहीं बेटा रजनी, मैं नहीं कराता हूँ बेटा, मैं नहीं कराता हूँ, उसके लिए आपको अलग से यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं रजनी नहीं कराता हूँ यहाँ पर, उसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। ठीक है। यू आर वेरी हम्बल, अरे भाई धन्यवाद। हम्बल का क्या है बस, कि इसलिए हम्बल के भाई देखो यार, मैटर करता है कि आप क्या पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े लिखे हो, कैसी एजुकेशन है आपकी, किस कॉलेज से पास आउट हो, इन सभी चीज़ों में ये मैटर करता है। आप नीरज, आप किसी बात लेकर चलें, जैसे आप मैथ्स वाले सर की बात लेकर चलो, तो मैथ्स वाले सर आपके इतने हम्बल क्यों हैं, इसी वजह से हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है यार। उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि उन्होंने अपने स्कूल्स में हमेशा 100 आउट ऑफ 100 लिए, तो उनका लेवल भी अच्छा रहता है। क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी कठिन पेपर बन ले तो भी आप करके आओगे, कितना भी आसान पेपर बना ले तब भी आप बना के आओगे। कैसे बना के आओगे, जब आप अपना लेवल बेसिक से लेकर एडवांस तक जब पढ़ के चलोगे सब कुछ, तो आपका पेपर बनना ही बनना है। तो हम सारे टीचर वैसे ही पढ़ाते हैं आप लोगों को कि ईजी से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ा के चलना है, क्योंकि रजनी वहीं पर प्रैक्टिस होती है बेटा, यहाँ प्रैक्टिस का टाइम नहीं है ना। यहाँ पर सिलेबस अपने अकॉर्डिंग नहीं करा जाता है ना, मर्जी थोड़ी ना 6 महीने में करा रहे हैं, सिलेबस तो मुझे टाइमली खत्म करना है ना। तो ऐसा नहीं है ना कि तुम कहो कि कहीं कुछ भी करा दो, कुछ भी पढ़ा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, टाइमली होती हैं सब चीज़ें। प्रैक्टिस के लिए अलग से यूट्यूब पे क्लासेस आती हैं, मैराथन्स आती हैं, सब लोग कराते हैं। हाँ, कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप मेरे नोट्स पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कृष्ण कुमार। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा यालिनी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा यार, टाइम कितना भी कम हो, टाइम निकालो सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी इज़